हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। जो काइनेमेटिक्स है उसके हमने प्रीवियस लेक्चर में एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, उनके न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। उसके बाद मैंने 2 लेक्चर आपको मैथमेटिकल टूल्स के दिए थे। अब यूनिफॉर्म मोशन को ही स्टार्ट करेंगे, पर पहले आप ये देखोगे कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट मतलब जिसकी वेलोसिटी और स्पीड 0 है। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट की पहली कंडीशन क्या होगी बेटा कि स्ट्रेट लाइन या मोशन में जो पोजीशन है दैट इज कांस्टेंट, इसकी पोजीशन कांस्टेंट होनी चाहिए। कांस्टेंट मतलब 0 भी हो सकती है या 5 भी हो सकती है या 7, कुछ भी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। एक्स कांस्टेंट, कांस्टेंट में 0, 5, 7 कुछ भी। दूसरी बात, जब एक्स और टी में ग्राफ प्लॉट करेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग हमने पोजीशन ले ली, मतलब ये है तो वाई एक्सिस, पर इसके अलोंग हमने पोजीशन ले ली। ये एक्स एक्सिस है, इसके अलोंग टाइम, इसको टाइम एक्सिस बोल देंगे। मैंने बताया था आपको अच्छी तरह, ग्राफ किसी के भी बीच में प्लॉट कर सकते हैं। अब इस केस में ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में अगर ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे है तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी, और अगर ऑब्जेक्ट 5 या 7 पे है तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी। मींस ऑब्जेक्ट एट रेस्ट गिव्स अस ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ग्राफ में ये मोशन नहीं है, ये ऑब्जेक्ट एट रेस्ट की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हमारी पोजीशन कांस्टेंट है। मतलब हर टाइम पे, इस टाइम पे x की वैल्यू 5, तो इस पे भी 5, इस पे भी 5, इसी को तो कहेंगे बेटा ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तीसरी बात, जो हमारी वेलोसिटी होती है या इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो dx by dt है, dx by dt। अब मैंने इस x की जगह 5 रख दिया, तो d by dt डेरिवेटिव ऑफ 5 मैंने बताया वो आपको 0। ये इसका थर्ड पॉइंट हो गया कि भाई इसकी वेलोसिटी 0 बनेगी। डी पॉइंट में ये जो ग्राफ है, ग्राफ बिटवीन x एंड t का स्लोप v देगा ना बेटा। dx by dt किससे निकलेगी? स्लोप ऑफ द लाइन ऑफ ग्राफ बिटवीन x एंड t, और इसका x एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ एंगल बताओ, थीटा 0। So tangent theta, that is v, also 0, क्योंकि थीटा 0 है इसलिए इसकी वेलोसिटी 0। ये सिर्फ रेस्ट के कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तीसरी बात, A B C D। फोर्थ पे आओ, अगर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का, ये हमने लिख दिया ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का V और T का ग्राफ प्लॉट करे, V और T का ग्राफ किसका? ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का। तो V0 है, V0 किससे निकली? एक तो इंस्टेंटेनियस का डेरिवेटिव करके, x का डेरिवेटिव, या x और t का ग्राफ निकाल के। तो इसके बीच में ये लाइन आएगी ना, ये लाइन, दिस इज द ग्राफ ऑलवेज।
जैसे x में तो ये भी हो गई थी, ये भी हो गई थी, पर v में सिर्फ ये लाइन आएगी जो क्या रिप्रेजेंट करेगी कि विद टाइम वेलोसिटी इज 0, विद टाइम वेलोसिटी इज 0। ये सारे ग्राफ हो गए किसके? ऑब्जेक्ट एट रेस्ट के, जिसमें पहली ऑब्जेक्ट एट रेस्ट की इक्वेशन ये, एक्स और टी का ग्राफ ये, वेलोसिटी इसके डेरिवेटिव से निकालेंगे, फिर वेलोसिटी इसका स्लोप करेंगे तो भी वेलोसिटी मिलेगी, ए बी सी डी ई, एफ में एक्सेलरेशन तो इसमें होना ही नहीं भाई, एक्सेलरेशन का तो मतलब ही नहीं, जहां पे वेलोसिटी ही नहीं है वहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन का मतलब ही नहीं, तो v भी 0 और एक्सेलरेशन भी 0। अगर y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन ले लें, इसके अलोंग टाइम, ये सारे ग्राफ हो गए किसके भला? ऑब्जेक्ट एट रेस्ट के। उसके बाद बेटा यूनिफॉर्म मोशन, उसके बाद है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन की हमने डेफिनेशन कर ली थी, when a object covers equal distance या equal displacement in equal interval of time, howsoever small these intervals may be, that is called uniform motion। तो यूनिफॉर्म मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है x and t must be linear, मतलब x और t में स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, x and t must be linear। फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू 70 जस्ट 70 एक इक्वेशन, x इक्वल टू 70 प्लस 4 दूसरी इक्वेशन, या x इक्वल टू 70 माइनस 4। आपको ये नहीं लिखना कि भाई आप बार बार 70 क्यों लिख रहे हो बेटा, मैंने जस्ट एग्जांपल लिया है। यूनिफॉर्म मोशन की प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डेफिनेशन बता दी थी कि x जिसमें ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होता है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ये x और t लीनियर होंगी, इनके जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो x y एक्सिस के अलोंग पोजीशन लिया, x मतलब इसके अलोंग टाइम x एक्सिस के, x इक्वल टू 70 है, ये स्ट्रेट लाइन आ गई, इसका ग्राफ भी यही स्ट्रेट लाइन ही आएगी x और t में। ये मैंने आपको पहले भी बताया था एक बार, x और t में स्ट्रेट लाइन ही आएगी। पर ध्यान से देखो, अगर x यहां पे t0 तो x 4 है ना, इसका मतलब इसका ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, जो मैंने आपको पहले बताया था कि दिस इज द ग्राफ ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मोशन व्हेन ऑब्जेक्ट इनिशियली अहेड ऑफ ओरिजिन ऑफ पोजीशन, ओरिजिन के पोजीशन से t0 पे आगे है, इसकी ये इक्वेशन आएगी। मैथ में करोगे आप स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, और इसका क्या ग्राफ होगा कि ये टाइम एक्सिस, ये x कोऑर्डिनेट, यहां पे अगर x0 ले ले, x0 या t0 ले ले तो x इक्वल टू -5 है, या x0 ले ले तो t इक्वल टू 4/7 है। इसका ये ग्राफ बनेगा जिसमें ये 4/7 होगा। पर ये तीनों मेन बात क्या है कि यूनिफॉर्म मोशन में
एक्स और टी में स्ट्रेट लाइन बनेगी, वो स्ट्रेट लाइन कहीं भी लाई कर सकती है, कहीं भी। अब इन तीनों का स्लोप बी पॉइंट पे आओ, बी। अगर इक्वेशन ये है तो भाई वेलोसिटी कैसे निकलती है? वेलोसिटी किसके बराबर भला? v इक्वल टू dx बाई dt। अब मैं एक लेके चलूंगा, कोई सी भी पुट कर लो, इनकी सबकी वेलोसिटी सेम आनी है, तीनों की। क्यों? अभी बताऊंगा। v इक्वल टू डी बाई डी टी। अरे वैसे सेम नहीं आती, वो बाई चांस हमने इक्वेशन ऐसे ले ली कि उनका डेरिवेटिव 7 ही आएगा, 7 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ, ये जब इसका या इसका या इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव, तो हमें वेलोसिटी मिलेगी। डेरिवेटिव मैंने मैथमेटिकल टूल्स में बता दिया आपको कि जब 7t का डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा 7 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन में क्या हुआ? x प्रोपोर्शनल टू t, x लीनियर, जिसको x प्रोपोर्शनल टू t लिख सकते हो, प्रोपोर्शनल टू t, लीनियर है ना। इक्वेशन ये, x और t का ग्राफ ये, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी का और टाइम का ग्राफ, ये वेलोसिटी ले ली x एक्सिस के अलोंग, सॉरी y के, और x एक्सिस के अलोंग टाइम। ये ग्राफ आया ना, ये ग्राफ, इसमें ये ग्राफ नहीं बन सकता v का। क्यों? इसका ये बनते ही तो ये आ जाएगा ना, जिसमें v 0 थी। इसमें तो v है और v की वैल्यू कांस्टेंट है, इसलिए v और t का ये ग्राफ बना बेटा। d पॉइंट पे आओ, d पे, इसका स्लोप tan थीटा, इसको ऐसे बढ़ा दें, इसका स्लोप tan थीटा। अरे क्योंकि पीछे जाओगे तो ये tan, ये थीटा और ये थीटा सेम ही तो है। इसका स्लोप tan थीटा, तो हम यहां से भी इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि v इज द स्लोप ऑफ, बिल्कुल वही स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन v एंड t, सॉरी बेटा x एंड t, एंड दैट इज कॉल्ड tan थीटा। अगर ये हमारा 30 हो या कुछ हो तो हम यहां से वेलोसिटी निकाल लेंगे। दूसरी बात, इसका स्लोप एक ही तो है, स्ट्रेट लाइन है, स्लोप एक है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी यहां से भी निकल गई, डेरिवेटिव से भी, और जब इसका स्लोप निकाला तो वो भी वेलोसिटी आ गई। ए बी सी डी ई में आओ कि ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन वो क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। ए इक्वल टू डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी। तो पहली चीज तो V7 आई ना इसमें, तो अगर मैं यहां से d बाई डी टी ऑफ 7 पुट करूं तो 0 आएगा ना एक्सेलरेशन। मेरी बात समझो ध्यान से। हम पूरे ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन में इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, एक बात है, जैसे x और t में ग्राफ आ गया तो उसके स्लोप से भी v निकल जाएगी और उसके टेंजेंट डेरिवेटिव से भी v निकल जाएगी। दोनों कांस्टेंट आई, इससे भी कांस्टेंट, इससे भी। v और t का ये ग्राफ आया। अब एक्सेलरेशन क्या है? डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब इसका डेरिवेटिव किया 7 का तो 0 आया। दूसरा
स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन v एंड t बेटा, वेलोसिटी और टाइम। अब ये v है, ये t है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसका स्लोप तो 0 हुआ ना, क्योंकि इसका एंगल विद टाइम एक्सिस, विद एक्स एक्सिस 0, एंड thus a is again tangent theta is 0। एक्सेलरेशन भी दो तरीके से निकाल लिया। और नेक्स्ट बात क्या हुई कि एक्सेलरेशन g में, कि एक्सेलरेशन और t में जो ग्राफ आएगा वो इस स्ट्रेट लाइन का आएगा, क्योंकि a 0 है ना, a 0। ये एक बार आराम से अपनी कॉपी पे बना के देखना। हम यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन में रेस्ट भी आएगा भाई, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट की सारी बातें ये हो गई, यूनिफॉर्म मोशन में सारी बातें ये हो गई यूनिफॉर्म मोशन में। अब यूनिफॉर्म मोशन के मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में 3-4 न्यूमेरिकल भी करवाए थे, जिसमें स्पीड और वेलोसिटी निकाली थी। एवरेज अलग चीज है, बता रखा है मैंने आपको, और इंस्टेंटेनियस अलग है। तो बेटा यहां तक इन दो मोशन के ग्राफ हो गए, एक यूनिफॉर्म मोशन और एक ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। यूनिफॉर्म और ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अब हम करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बताओ क्या डेफिनेशन होगी? लिखवा रखी है पहले प्रीवियस लेक्चर में। When a object covers या when a object travel in such a way that it covers unequal distance in equal interval of time, unequal distance in equal interval of time या equal distance in unequal interval of time, इसमें पहली शर्त बताओ क्या होनी चाहिए? v वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया, मींस वेलोसिटी गोइंग ऑन चेंजिंग, वेलोसिटी गोइंग ऑन चेंजिंग, वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए, तभी तो एक्सेलरेशन, तभी तो नॉन यूनिफॉर्म होगा। अलग अलग टाइम में अलग अलग डिस्टेंस, सॉरी इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस। दूसरी शर्त क्या होनी चाहिए कि इसमें एक्सेलरेशन भी होना चाहिए नॉन जीरो, इसका एक्सेलरेशन होना चाहिए। सोचो क्या क्या किया था रेस्ट में, तो x कांस्टेंट था रेस्ट में, v 0 थी, एक्सेलरेशन तो अपने आप 0 था। यूनिफॉर्म मोशन में x प्रोपोर्शनल टू t हुआ था यूनिफॉर्म में, पर v कांस्टेंट थी, v कांस्टेंट थी। अब अगर v कांस्टेंट ना हो, चेंज होती जाएगी, जब v चेंज होगी तो एक्सेलरेशन होगा। ये दोनों केस किसके केस हुए? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के। अब इसमें अगर मैं पहली इक्वेशन लिखूं तो x प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर या टी क्यूब या t4 कुछ भी ये होनी चाहिए भाई, क्योंकि x प्रोपोर्शनल टू t नहीं होना चाहिए। x प्रोपोर्शनल टू t तो यूनिफॉर्म मोशन में था,
तो पहली बात तो ये कि x इनमें से कुछ होना चाहिए। दूसरी बात, x और t के बीच में, x और t के बीच में एक तो ये ग्राफ नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो रेस्ट पे है, रेस्ट पे। दूसरा, ये ग्राफ नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो यूनिफॉर्म मोशन में है। तीसरा, इन दो को छोड़ के x और t में कौन से ग्राफ बने भाई? ये अरे कैसा भी हो जाए, ये x और t में इनमें से कोई सा भी ग्राफ हो, दैट इज द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और x प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर टी क्यूब टी फोर। अब C में बेटा एक गड़बड़ आएगी। अगर x प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर, तो v इक्वल टू dx बाई dt ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू 2t आ गया, 2t। अब ध्यान से सुनना कि अगर x टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, छोड़ो ये बात दोबारा लिखते हैं, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है जिसकी ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, x और t ये है और x और t के बीच में ये ग्राफ है। अब इस नॉन यूनिफॉर्म के मैं दो पार्ट्स करता हूं, दो। एक तो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन जो हमारे सिलेबस में है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। दूसरा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ये दोनों केस ए और बी, ये दोनों केस किसके हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के हैं। अपनी बुक में जब आपको यूनिफॉर्म मोशन से नेक्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, नेक्स्ट चैप्टर का नाम है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो पहली बात तो दिमाग में ये बैठानी है कि जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है दैट इज ए केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म। यहां पे बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके साथ यूनिफॉर्म वर्ड लग गया, तो जब ये यूनिफॉर्म आ गया तो ये यूनिफॉर्म मोशन का केस है। नहीं बेटा, ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, दिस इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन which is a case of non uniform motion। ये non uniform accelerated motion, this is also a case of non uniform motion। क्यों भला? क्योंकि जो non uniform होगा उसमें एक्सेलरेशन होगा, ये रहा a0, और ये जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है इसमें एक्सेलरेशन है पर वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए इसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। और ये मोशन भी नॉन यूनिफॉर्म है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म है, पर एक चक्कर है, इसमें भी एक्सेलरेशन है, इसमें भी एक्सेलरेशन है, इसलिए दोनों नॉन यूनिफॉर्म के केस है। पर इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है,
इसका एक्सेलरेशन वेरी करता है, वेरिएबल है, बदलता रहता है। इसलिए ये दोनों केस यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के हुए, पर हमारा सिलेबस यहीं तक रिस्ट्रिक्ट है। हाँ, ये आ जाता है कि भाई कुछ बुक्स, ध्यान से सुन लेना, कुछ बुक्स ये कह देती हैं कि रेट ऑफ चेंज, मैं ये अभी बता रहा हूं क्योंकि इसी टाइम उसका वो बनता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। इसको ज्यादातर बुक्स या 10th में भी है, इसको स्लैब बोलते हैं, स्लैब। तो स्लैब क्या हुआ भाई, स्लैब क्या हुआ, इक्वल टू dA/dt, dA/dt, ये स्लैब हुआ। फिर इसके आगे दो केस बन जाएंगे, एक ऐसा केस जिसमें ये स्लैब कांस्टेंट होगा, एक ऐसा केस जिसमें ये स्लैब चेंज होता जाएगा। तो ऐसे तो हम इंफिनिटी तक जा सकते हैं, फिर स्लैब के रेट ऑफ चेंज का कुछ और नाम रख देंगे। बेटा एक बार शुरू से दोबारा, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इसमें एक्सेलरेशन है, इसके दो पार्ट्स कर लिए, एक में एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक का एक्सेलरेशन वेरिएबल। फिर अगर कोई ये कह दे कि एक्सेलरेशन के चेंज का रेट स्लैब, फिर इसके दो पार्ट्स कर लिए, स्लैब जिसमें है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, पर जिसका स्लैब कांस्टेंट वो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। इसलिए अपनी बुक वाला इससे आगे नहीं जाता। न्यूमेरिकल तो हम करेंगे इनके, पर वैसे थ्योरेटिकली नहीं, थ्योरेटिकली तो हम यहां तक आ गए कि जिसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अब इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में x प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर क्वाड्रेटिक बनेगी, x प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। मतलब ये चीज, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में रह गई, ये चीज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में रह गई जिसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक बार इसको लिख लेना, फिर मैं दोबारा इसी पे आऊंगा। अब मैं आपको ये बात यहां से दोबारा स्टार्ट कर रहा हूं, क्या यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन किसका केस है, सोचो शाबाश। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस है, नॉन यूनिफॉर्म का, जिसका पहला x इक्वल टू 4t स्क्वायर, 4t स्क्वायर क्वाड्रेटिक है भाई। इसमें b x और t के बीच का ग्राफ, x और t के बीच का ग्राफ, ये भी और ये भी पैराबोला है, स्ट्रेट लाइन हो नहीं सकती। तीसरा इसकी v dx बाई dt कितनी बनेगी, d बाई dt 4t स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 8t, 8t। मतलब वेलोसिटी में t आ गया, d वेलोसिटी का और t का ग्राफ,
वेलोसिटी का और टी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, ये ध्यान देना, ये किसका ग्राफ है? v और t का, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का। उसके बाद ए बी सी डी ई पे आओ, ई पे, यहां पे अगर मैं देखो इस ग्राफ का स्लोप, इस ग्राफ का स्लोप एक नी है, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे अलग एंगल, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे अलग एंगल, इसका मतलब इसका स्लोप एक तो है नहीं भाई, पर इसका स्लोप हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा, इसका स्लोप हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। पर एक बात देखो, अगर v और t में ये ग्राफ बन जाए, ये ग्राफ, इसका मतलब यहां एंगल छोटा है, यहां एंगल बड़ा है, तो हम कह देंगे v गोइंग ऑन इंक्रीजिंग, v गोइंग ऑन इंक्रीजिंग। गलत कर रहे हैं ये, हाँ ठीक है बेटा, ये x है, ये t है, यहां भी ये x है और ये t है। हमने गलत कर दिया था, पर बात ठीक लिखी थी कि भाई यहां पे इसका स्लोप हमें वेलोसिटी देगा, क्योंकि ये x और t के बीच का ग्राफ है। यहां का स्लोप यहां की वेलोसिटी देगा, क्योंकि x और t का ग्राफ है। तो ये स्लोप यहां से यहां तक इंक्रीज होता गया ना, इसका मतलब इस ग्राफ में जब x और t में ये ग्राफ बने तो वेलोसिटी गोइंग ऑन इंक्रीजिंग, विच मींस एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। एक्सेलरेशन है पर पॉजिटिव है, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है। एफ में एक्स और टी में स्ट्रेट लाइन तो हो नहीं सकती भाई। अगर ये ग्राफ बन जाए ये, तो इस पॉइंट पे एंगल, ये इस पॉइंट पे एंगल और छोटा हो गया, इसका मतलब इस केस में वेलोसिटी गोइंग ऑन डिक्रीजिंग, velocity going on decreasing, and thus A is negative। जब वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। अब या तो उसको एक्सेलरेशन को नेगेटिव बोल दो, या एक्स अपोजिट को रिटार्डेशन कहते हैं, रिटार्डेशन पॉजिटिव। अरे क्योंकि रिटार्डेशन है ही वही, पर हम ज्यादातर एक्सेलरेशन यूज करेंगे और उसके साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे। मैंने सिर्फ ये बताया है कि अगर कोई आपको ये कह दे कि एक्सेलरेशन इज -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आप ये कह सकते हो कि रिटार्डेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि रिटार्डेशन के साथ मतलब ही ये है। अब ध्यान से देखो आगे, ये v है भाई, v, ये v है, v कांस्टेंट है। इसका मतलब देख v कैसे निकाली, इंस्टेंटेनियस, एक तो इसके स्लोप से और दूसरा इसके डेरिवेटिव से। फिर ये vi स्ट्रेट लाइन, ध्यान से सुना, ये v स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप 1 है, बदल नहीं रहा इसका स्लोप। इसका मतलब ए बी सी डी ई एफ जी में इसका एक्सेलरेशन टेंजेंट थीटा ना बेटा, टेंजेंट थीटा पर जब इसका v बनाओगे ना, इसका v, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का जब v बनाओगे तो डिक्रीज होती आ रही है, उसी में v और t का ग्राफ
v और t का ग्राफ ये बनेगा, ये। अरे जब वेलोसिटी घटेगी तो ये ग्राफ बनना चाहिए, जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये ग्राफ बनना चाहिए। अब इसका जब स्लोप बनाएंगे तो ये एंगल आएगा, ये एंगल, और इसका tan थीटा स्लोप ओब्ट्यूज हो गया, विच विल बी नेगेटिव एंड दस एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। पर वैल्यू तो कांस्टेंट होनी चाहिए ना, जैसे यहां से इनका स्लोप ले लिया, इसका स्लोप ले लिया, पर फिर एक बात और ना, एफ जी एच ये, और आई में क्या बना दूं, आई में ए और टी का वैल्यू कांस्टेंट ना, क्योंकि इसका स्लोप 0। दूसरी बात, इस 8t ये वेलोसिटी है, ये आई का हो गया जे में a इक्वल टू dv/dt, और v कितनी आई थी इससे, 8t, इसलिए एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कौन से केस है, ये सारे के सारे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के केस है बेटा, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के ये ग्राफ हो गए। नॉन यूनिफॉर्म जिसमें ए बदलता रहे उसको हम नहीं कर रहे, उसको नहीं कर रहे हम, जिसमें ए चेंज होता रहे वो क्या होगा। पहली बात, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन किसका केस है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन नॉन यूनिफॉर्म का केस है। आज मैंने आपको ये सारे ग्राफ बताए हैं, कल हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की थ्योरी करेंगे। थैंक्स बेटा।